नमस्कार, मैं लिथुमोंग चांग आपका स्वागत करता हूं होमबिल टीवी भारत पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी खबर में आजम खान, अब्दुल्ला आजम और तंजीम फातिमा को फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। तीनों की जमानत अर्जी मंजूर हुई और 7 साल की सज़ा पर भी रोक लगा दी। देखिए, 2 बर्थ सर्टिफिकेट से रिलेटेड मामला था। आजम खां और तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां के खिलाफ एफआईआर हुई थी 2019 में। उस मामले में ट्रायल चला था रामपुर में और उसमें सज़ा हुई थी 7 साल की। एमपी एमएलए कोर्ट से 7 साल की सज़ा हुई थी। उसके बाद उन्होंने वहीं पर एमपी एमएलए सेशन कोर्ट में सज़ा के खिलाफ अपील की थी। वो अपील भी रिजेक्ट हुई उनकी। उसके अगेंस्ट यहाँ पर इन्होंने तीनों ने रिवीज़न फाइल किया था। वो रिवीज़न की सुनवाई चली थी काफ़ी टाइम से और आज जजमेंट हुआ है। उसमें तीनों को बेल दे दी गई है और आजम खां का कन्विक्शन स्टे किया है। तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम खां का रिजेक्ट किया है। क्या आधार लिया था आपने, क्या ग्राउंड लिया था? देखिए, हमने तो यही आधार लिया था कि वो गलत तरीके से बना है, फ्रॉड करके बना है, फोर्जरी करके बना है। इनकी बर्थ रेट 93 की थी। उसी से इनके हाई स्कूल के मार्कशीट और सारी डिग्रियां आई हैं। एमटेक तक की पढ़ाई इन्होंने की है। और उसके बाद 2015 में अचानक इनको ये याद आया कि हमारी डेट ऑफ बर्थ 90 है और हमारी 90 का एक बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने लखनऊ नगर निगम से बनवा लिया। क्या वजह थी, क्यों बनवाया गया था ये इलेक्शन लड़ने के लिए बनवाया गया था। 2017 में इलेक्शन लड़ा था, जिसके आधार पर ही यहाँ पर इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई थी और इलेक्शन पिटीशन अलाउ हुई थी और अब्दुल्ला आजम खां का इलेक्शन रिजेक्ट किया था। अच्छा, क्या ग्राउंड नहीं मिली थी? सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली। किस ग्राउंड पर कोर्ट ने आजम खान का जो देखिए, ये तो अभी फैसला पूरा नहीं आया है क्योंकि अभी तो ये ऑपरेटिव पार्ट कोर्ट ने बताया है। तो अब जब फैसला आ जाएगा तभी बता पाएंगे। मैं शरद शर्मा, आकाश सक्सेना जो विधायक है जिन्होंने एफआईआर कराई थी, उनका अधिवक्ता, मैं उनकी तरफ से अपना पक्ष रखता हूँ। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एक बयान में विपक्ष पर हमला करते हुए दावा किया कि विपक्ष मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देकर संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। वहीं दूसरी ओर वह संविधान के रक्षक होने का दिखावा कर रहा है। आइए देखते हैं। भाइयों और बहनों, नमस्कार। मैं बेबी रानी मौर्य, पूर्व राज्यपाल उत्तराखंड, कैबिनेट मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार। भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि संविधान के प्रति विपक्षी पार्टियां और उसके साथ कांग्रेस और उसके सहयोगी दल मिलके जो एक फर्जी नैरेटिव चला रहे हैं कि भाजपा सत्ता में आई तो दलित पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देगी, दूसरा संविधान भी बदल देगी। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि कांग्रेस कभी भी दलित वंचित पिछड़ों की हितैषी नहीं रही है, जबकि सच यह है कि वह स्वयं ही इसकी विरोधी है। 1961 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने अपने सभी उस समय के मुख्यमंत्रियों को एक पत्र लिखा और कहा कि मैं आरक्षण को पसंद नहीं करता। ये बात ये झलकाती है, बताती है कि ये तभी से दलित वंचितों के विरोधी हैं, जबकि सच्चाई ये है कि बाबा साहब लिखे संविधान ने जो दलित पिछड़ों के लिए प्रावधान किए गए थे उन्हें आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर कांग्रेस को इसकी चिंता होती तो जो योजनाएं आज दलित वंचितों के लिए फलीभूत हो रही हैं, यही योजनाएं उस समय फलीभूत हो रही होती तो आज दलित वंचित कितनी ऊंचाई पर होते। आज दलित वंचितों का विकास व सम्मान, स्वाभिमान जिस तरह से बढ़ रहा है, उसके लिए हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। जो प्रधानमंत्री इतना दलित वंचितों के लिए, बंधुओं के लिए सोचता हो, वो कैसे संविधान खत्म करेगा? मैं ये सवाल कांग्रेस से कर रही हूँ। क्या वह संविधान बदलेगा और वह केवल प्रधानमंत्री के हाथ में है? अगर नहीं है तो ये ऐसा नैरेटिव क्यों चला रहे हैं? क्योंकि भारत का संविधान सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक और सभी के
समान अधिकार देने का एवं स्वाभिमान से जीने वाला एक संविधान है। हमारे लिए तो यह पवित्र ग्रंथ है जिसे कोई छू नहीं सकता। इसलिए मेरी आप सबसे यही निवेदन है कि इन विरोधियों के बहकावे में नहीं आए। संविधान को कोई नहीं बदल सकता। संविधान था, है और रहेगा। बाबा साहब को भारत रत्न 1990 में मिला, वो भी भाजपा की सरकार में, भाजपा की मिलीजुली सरकार में। इनको कांग्रेसियों को पहले क्यों नहीं याद आई कि बाबा साहब को भारत रत्न दिया जाए। अगर आज बाबा साहेब के पंच तीर्थ का जो नाम दिया है, जहां बाबा साहब ने जन्म लिया, जहां दीक्षा ग्रहण की, जहां शिक्षा ग्रहण की, जो चैत्य भूमि है और जहां उनके स्मृति चिन्ह शेष हैं, इन पांचों स्थान को अगर किसी ने पवित्र बनाया और पंच तीर्थ का नाम दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी जो महिलाओं के सम्मान के लिए, दलित वंचितों के सम्मान के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सभी के लिए कार्य कर रही है। मेरा आपसे यही निवेदन है कि किसी के बहकावे में नहीं आए। कोई आपसे कितनी भी नेगेटिव बात करे, लेकिन हमें भारतीय जनता पार्टी ने जो सम्मान और स्वाभिमान दिया है, जीने का जो स्वाभिमान से अधिकार दिया है, उसी को याद रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कुछ राजनेताओं द्वारा धार्मिक कार्ड का उपयोग करके खेले जा रहे उच्च राजनीतिक नाटक के बीच केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आरक्षण पर एक और ध्रुवीकरण वाला बयान जारी किया है। शुक्रवार को केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मुस्लिमों को आरक्षण देना हिंदुओं पर हमला है और अगर सभी हिंदू एकजुट होकर इस आरक्षण के खिलाफ नहीं लड़े तो आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तान बन जाएगा। देखिए, अब समय आ गया है। अब मुसलमानों को पुनर्विचार हो और किसी भी तरह से आरक्षण मिल रहा है वो नाजायज है, ये हिंदुओं पर प्रहार है। लालू यादव जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, कांग्रेस जैसे लोग जो मुस्लिम परस्त हो गए हैं, अब समय आ गया है कि सनातनी हिंदू पिछड़े वर्ग का हो या अगड़े वर्ग का हो, अगर एकजुट होकर के मुस्लिम आरक्षण का विरोध नहीं किए तो आने वाले दिन में ये भारत को पाकिस्तान बना देंगे। अरे भाई, कांग्रेस, अखिलेश और लालू यादव ये सबके सब अब तो कुछ दिन में देखेंगे कि लालू यादव तजिया में रंग बिरंगा टोपी लगा करके ज्यादा घूमेंगे, वो हिंदू के धर्म में नहीं घूमेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि यादवों का वोट उनको लगता है जैसे उनका मलकियत हो और मुसलमान मिलेगा, इसके बाद हमारी राजनीति चकाचक, बेटा फटाफट। दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के हंगलगुड़ इलाके में वाटनाड कोकेरनाग के एक युवा लड़के इम्तियाज़ अहमद केलम ने फांसी लगा ली। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच अभी जारी है। यहाँ सब जो सुबह दुकान असल पे दुकान त्रो असल पे पत कर कम में आस पतो से बीस दुकान असल बिहत अपर पे खोत हूर लगभग 20 मिनट पे दही हूर उस खोत हूर 3 पोरस पे तक पे पान फस ती पता तो बह नबर कन ाड़ इम्तियाज़ गो तो गोर यह आरबी मैं चाय वाय चे तो अमे खुद चाय अन्ना तो बह ाड़ान या दमिस पोरस में कुन पास हूर 3 पोरस में तम पानस फस ज़ात डिस्कस कोर्मुत कहीं ना कहीं कत मे सत्न कर तो असल पे गई कम अज़ कम 8-9 वरी मे नश कहीं प्रॉब्लम ना तम मे कहीं वोनमुत ना मे वो CC कैमरा पेंस कहीं मे छोर यह बोन कह खोत यह खोर 3 पोरस पे बह पे यह पे चेंज मौसम क्या आम दोहन मज कहीं चेंज ना कहीं चेंज यह फिट सुबह त्रो दुकान वुकान असल पे
अगर इस कहाँ प्रॉब्लम आए यह मज वन मगर कहीं ना वो कहीं प्रॉब्लम ना चल ना जो रात रात सान सुबह लगभग 9 बजे दुकान पे 9 बजे पे दुकान त्रावन लगभग 10 मिनट पे 10 तम दुकान वुकान संभालित कर तो पे दुकान पे लैड दुकान ब्या पे बिहत बेस दुकान मज अपरी लगभग गई यह 10-15 मिनट ही गई मे दोप इम्तियाज गो तो गोत हूर पे अल्लाह ताला जान क्या दिल गई करे कोशिश गोड वाल बोन तो जूमा नफर 2-4 खसाई मगर यह शहर 5 चरणों के हो चुके चुनाव में भाजपा का मानना है कि उसे बहुमत की सीटें मिल चुकी हैं। बाकी के 2 चरण में वह 400 पार हो जाएगी। हालांकि हालात कुछ और ही बयां कर रहे हैं। बावजूद भाजपा का मानना है कि आ रहे 4 जून के रिजल्ट में विपक्ष का पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। फिलहाल दिल्ली की कुर्सी किसकी होगी ये 4 जून को तय हो जाएगा, लेकिन इससे पहले चुनावी विश्लेषकों का अपना अपना दावा है। कोई कह रहा मोदी मैजिक अब नहीं रहा, तो कोई कह रहा है कि अभी भी मोदी लहर है। वरिष्ठ पत्रकार और चुनावी विश्लेषक डॉक्टर रणधीर सिंह ने जब हॉर्नबिल टीवी ब्यूरो चीफ अनूप चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने लहर की बारीकी वर्ष 1962 से सिलसिलेवार बताई और कहा कि कैसे राजनीति में लहर आती और जाती है। मोदी मैजिक और इंडिया गठबंधन के बारे में डॉक्टर रणधीर सिंह ने बेहद रोचक जानकारी साझा की है। आप भी सुनिए। 5 चरणों के चुनाव समाप्त हो चुके हैं और 5 चरणों में भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि उसको जो बहुमत की सीटें थी बहुमत की सीटें मिल चुकी है और 2 चरण हैं उसमें 400 के पार होगा। हालांकि विपक्ष का मानना है कि अब की जो है भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया होगा। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जब 4 जून को रिजल्ट आएगा उसमें विपक्ष पूरी तरह से सफाया हो जाएगा। हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है 400 पार का, यूपी में 80 का, हम इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं डॉक्टर रणधीर सिंह, चुनावी समीक्षक भी, उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरह से यूपी की 80 सीट जीतने का भारतीय जनता पार्टी ने लक्ष्य रखा है और पूरे देश में 400 पार का, भारतीय जनता पार्टी कह रही कि जो 5 चरण हो चुके हैं उसमें उसने बहुमत की सीटें पा ली, अब जो 2 चरण हो गए वो 400 के पार आएगा। हालांकि विपक्ष कह रहा है कि कुछ नहीं, सफाया होगा। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद अनूप जी। पहली बात तो आप ये देखिए अनूप जी, जो बात कह रहा है कि सत्ता पक्ष की हम 400 पार रहेंगे, 400 पार तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा संघर्ष तो वहां पे है जिन 8 राज्यों में बीजेपी ने पूर्णतः 100% अपने सीटें जीत ली थी। गुजरात में था 26 में 26, आप गुजरात में 26 में 26 जीत लिया था, आपके राजस्थान में 25 में 25 जीत लिया था, दिल्ली 7 में 7 जीत लिया था, उत्तराखंड में 6 में 6 सीटें जीत ली थी, चंडीगढ़ में 1 सीट थी वो जीत ली, हिमाचल की 4 की चारों सीटें जीत ली थी। पहले पल तो बीजेपी को अपने गढ़ को बचाने की है जहां 100% सीटें जीत ली थी। दूसरा मुद्दा आता है बीजेपी के लिए अन्य राज्यों में जहां खाता नहीं खुला था। बीजेपी के पूरे उत्तर प्रदेश में 9 राज्य ऐसे रहे जहां पे बीजेपी का खाता नहीं खोल पाई है। अब बीजेपी कह रही मैं यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चुनाव फतेह करने जा रही हूँ, बहुत अच्छा माहौल बन गया है। तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ा संघर्ष तो पहले यह है कि जहां खाता नहीं खुला है वहां खाता खोल ले। दूसरा, अन्य दल जिस तरीके से घेराबंदी किए हैं, पिछली बार कांग्रेस और आप अलग अलग दोनों पार्टियां मिलकर लड़ी थी, आज के डेट में चंडीगढ़ में जितनी सीटें हैं 1 सीट है उस पे दोनों संयुक्त रूप से लड़ रही हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं से बहुत भारी दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, दिल्ली की 7 सीटें हैं, 7 में दिल्ली की में आपकी सरकार है और दिल्ली में जमानत जब्त हो गई थी बीजेपी की, केवल 7 सीटें पाया था लोग विधानसभा के चुनाव में। आज की डेट में आप और कांग्रेस दोनों मिलकर लड़ रहे हैं कि इस परिस्थिति में बीजेपी के लिए बहुत कठिन है कि वो अपने आप को कितना हद तक। बहुत सही बात आपने कही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भले ही फुल कॉन्फिडेंस में हो कि उसको ये सीटें मिलेंगी, लेकिन सच्चाई कुछ और बयां करती, जैसा आपने बताया भी। और जिस तरह से विपक्ष मुद्दों को लेकर चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे, मुझे लगता है जैसा कि लोग कहते हैं, विपक्ष कहता है भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। अब वो हिंदू बना मुस्लिम पे उतर आया। ऐसी आखिर क्या वजह है कि अब इस तरह की बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही? क्या उसको एहसास हो गया कि वो जो उनको जुमला था, जो नारा था 400 पार का, वो उसके बहुत दूर है? अनूप जी, आपको मैं बताऊं, इस हिंदुस्तान में स्थिति ये रही है कि लहर बहुत कम समय तक चलती है। एक था दौड़ 1962 से 60 तक का, जिसमें लड़ाई थी
आपके पाकिस्तान का रहा, 65 की लड़ाई रही, उस पीरियड में कांग्रेस से अपने आप को बहुत भारी पाई। फिर बांग्लादेश का बंटवारा हुआ, उसमें कांग्रेस अपने आप को बहुत फतेह किया। फिर एक दौर ऐसा आया कि 1977 में नसबंदी को लेके दौड़ चला। उस दौड़ में स्थिति ये आ गई कि बीजेपी के कांग्रेस की जो स्थिति रही, कांग्रेस अपने आप को धरातल पे आ गई, जीरो पे आ गई। 5 सीटें पूरे उत्तर प्रदेश में पाई थी 80 में। दोबारा दौड़ उसी समय में आया, 1984 में कांग्रेस आई कि एक लहर में बता रहा हूं आपको, एक लहर उस समय आया जब इंदिरा गांधी की, तत्काल प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रहती, 1984 में उनकी हत्या हो जाती है। हत्या के बाद चुनाव होता है जिसमें बीजेपी पूर्णतः सफा हो जाती है, पूरे हिंदुस्तान में 2 सीटें पाती है और कांग्रेस 426 का आंकड़ा पार करती है, जो पहुंचना किसी भी दल के लिए बहुत भारी है। इतना आसान नहीं रह गया है चुनाव जीतना। उसके बाद दौड़ फिर वही आता है कि 1991 में जहां राम मंदिर का मुद्दा बना और राम लहर आई, राम रथ लेके अडवाणी जी चले। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा आपने बताया, जो डेटा आपने दिया, चाहे 1984 की बात हो, 60 की बात हो, 62 की दौर, जो लहर होती है, लहर के बारे में आप बता रहे थे किस तरह लहर आती है, लहर जाती है। लेकिन अभी आप बताइए, लेकिन जिस तरह से लहर, जो मोदी मैजिक का लहर था, आपको बता रहा हूँ, 1991 में एक जादू चला। 1991 में स्थिति यह रही कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में 56 सीटें पा गई, कि यहाँ पे 7% वोट था, उसका 48% हो गया। दूसरा 19 आता है दौर 2014 का। 2014 में मोदी लहर रहती है और स्थिति यह रहती है कि यहाँ पे बीजेपी पाती है 52% वोट। 52% वोट पाके 71 सीटें जीत लेते हैं उत्तर प्रदेश में। तीसरा दौर आता है 2019 का। 19 में स्थिति यह रहती है, बीजेपी की सीटें तो 62 आ जाती है, लेकिन इनका वोट परसेंटेज 59 पहुंच जाता है। ये दौर तो था लहर का। अब लहर इस समय जो दौड़ चल रहा है, जिस तरीके से हर मुद्दे में अखिलेश की रैली में भगदड़ मच जाती है, बीजेपी की सीटें खाली रह जाती हैं, तो लगता है इन सब चीजों को देख के प्रत्यक्ष रूप से कि आज का ये दौर है कि लहर नहीं है। मानते हैं कि अब विपक्ष जो राहुल गांधी के जो मुद्दे हैं, तो वाकई में वो जनता के दिमाग में क्या बैठ गया है और मोदी मैजिक को फीका कर दिया, जो राहुल और अखिलेश जो भी जा रहे हैं वहाँ पे, जो ज्वाइंट सभाएं कर रहे हैं, तो क्या मोदी मैजिक का खत्म हो गया? इस वजह से इतनी भीड़ उमड़ रही है, जिसको यहाँ तक बैठने की जगह नहीं बच रही, भगदड़ मच जा रही है। आपको बताऊं अनूप जी, स्थिति ये रही जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा जो ये निर्णय लिया गया कि कांग्रेस अपने आप को बैकफुट पे आके किसी स्तर तक बहुत कम सीटें पाके क्षेत्रीय दलों से समझौता करती गई और समझौता में अपने आप को बहुत नीचे करके भी आज के डेट में 418 सीट पे सिर्फ चुनाव लड़ रही है कांग्रेस। उसके बाद वो जिन लोगों से, क्षेत्रीय दलों से जिनसे समझौता किया, उनका और कांग्रेस का गठजोड़ जो है एक बूम बन के आया है। इस बूम को ही बीजेपी नहीं झेल पा रही है। बहुत अच्छी बात कही है, कांग्रेस और इनका जो गठजोड़ आया है, बूम बन गया। लेकिन क्या लगता है ये गठजोड़ का ही अंतर है कि जिस फर्क है कि जिसमें अब भारतीय जनता पार्टी कह रही कि तीसरी बार अगर हम आते हैं केंद्र में तो पाक अधिकृत कश्मीर अब भारत का हिस्सा होगा। 10 साल क्या किया आपने? बीजेपी के लिए अगर राष्ट्रीय मुद्दों की बात करोगे तो बीजेपी के लिए बहुत संघर्ष रहा है। बीजेपी धारा 370 ऐसा नहीं 1952 में ही संविधान में ही रास्ता खोला गया था खिड़की का कि इसके रास्ते धारा 370 खत्म किया जाएगा, लेकिन आज तक किसी दल ने हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। उसको फतेह करने के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी अपने आप को बहुत चौड़ा सीना दिखाते हुए फतेह किया। फिर बीजेपी के लिए जो मुद्दे आए राष्ट्रीय स्तर पे, आपके यूं कह लो जो राम मंदिर का मुद्दा रहा, ये मुद्दा भी बहुत पेचीदा मुद्दा रहा। इसमें भारतीय जनता पार्टी, वो तो कोर्ट का फैसला था, राम मंदिर का इसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या? आपको बताता हूँ, आप जो बात कह रहे हो कोर्ट के फैसले का, इन्होंने स्वागत किया और उसको बहुत अच्छी तरीके से भुनाने की पूरी कोशिश की। मैं आपके मुद्दे पे आ रहा हूँ। आप बहुत अच्छे तरीके से भुनाने की कोशिश की। जिस तरीके से रामलला का चुनाव हुआ, रामलला के चुनाव के लिए रामलला का स्थापना प्राण प्रतिष्ठा किया गया और प्राण प्रतिष्ठा के दौड़ में स्थित जितना भव्य समारोह किया गया, जितना बहुत अच्छा कार्यक्रम किया गया, उसका असर आज के डेट में देखा जाए तो उसके पड़ोसी जनपद पे भी नहीं दिखाई दे रहा है। राम मंदिर का मुद्दा यहाँ पे हावी होते, राम मंदिर मुद्दा यानी अब गायब हो गया। जो चीजें बीत जाती हों, अतीत को बहुत कम लोग याद करते हैं। अच्छा, ये राम के सहारे फिर भी लग रहा था हर जो सभाएं हो रही, चाहे प्रधानमंत्री जी हो या मुख्यमंत्री जी हो, राम को ही उनका ना सहारा लग गया। क्या लगता है आपको? देखिए अनूप जी, अभी तक आप बात कर रहे हैं जैसे चाहे बाराबंकी सीट हो, यहाँ पे आपकी कांटे की टक्कर है, चाहे आपके गोंडा की सीट हो, वहाँ पे श्रेया वर्मा कांटे की टक्कर दे रही है, चाहे बस्ती की सीट हो राम प्रसाद चौधरी की, वो कांटे की टक्कर आपकी बीजेपी की दे रहे हैं, चाहे सिद्धार्थनगर डुमरियागंज की सीट हो, वहाँ पे भी संगठन के जो गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। ऐसे में हम आपको रोकेंगे। अच्छा, आखिरी सवाल मेरा ये है, ये मुझे बताइए, क्या लगता है जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो उसमें आप
कितना कहाँ पाते हैं 4 जून को रिजल्ट में किसके फेवर में मानते हैं? क्या वो एनडीए का आएगा या विपक्ष का तो गठबंधन इंडिया? और क्या लगता है जो भारतीय जनता पार्टी जो 80 कह रही है, इतना फुल कॉन्फिडेंस कैसे कि वो 80 सीट जीत सकती है जबकि हर जगह टक्कर है गठबंधन से? बहुत अच्छी बात कही अनूप जी, कैसे कह रही है, ये मुद्दा आपका बिल्कुल अच्छा है, बात आप अच्छी कर रहे हैं। आपको बता दूं कि पुरुष बिरादरी तो इसमें अपने आप को पूर्णतया बहुत हावी होते हुए दिखाई दे रही है विपक्ष के मुद्दों को, लेकिन महिला बहुत साइलेंट है। महिला वोटर ठीक है। आपने डॉक्टर रणधीर सिंह है, चुनावी राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, जिनका साफ कहना है कि जो साइलेंट वोट पड़ा है कहीं ना कहीं वो फर्क डालेगा। जो बीजेपी का जो टारगेट था 80 का, पूरे देश में 400 पार का, जाहिर सी बात है रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन ये जरूर है जो 4 जून को जब रिजल्ट आएगा वो बेहद चौंकाने वाला होगा। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। नगर निगम कार्यालय लालबाग में जीआईएस मैपिंग में हुई गड़बड़ी को सुधारने के लिए जीआईएस समाधान दिवस का आयोजन लखनऊ नगर निगम मुख्यालय स्थित त्रिलोकीनाथ हॉल में किया गया। यहां अपनी समस्या को लेकर बड़ी संख्या में लोग सुबह से ही पहुंच गए। कैंप में नगर निगम के सभी 8 जोन के जोनल अधिकारी, टैक्स इंस्पेक्टर मौजूद हैं। गड़बड़ी का निराकरण मौके पर किया जा रहा है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कैंप लगा था, तब 250 से ज़्यादा समस्याएं आई थी। 233 मामलों का निराकरण किया गया था। दरअसल लोगों का हाउस टैक्स 3 से 4 गुना बढ़ा है। जिनका हाउस टैक्स 1000 आता था, उनका हाउस टैक्स 4 से 5000 हो गया। इसको सही करने के लिए लोग सभी जनरल कार्यालय का चक्कर लगा रहे थे। पूरे शहर में 2.41 लाख लोगों का जीआईएस मैपिंग के कारण हाउस टैक्स आया है। जीआईएस सर्वे के थ्रू टैक्स में गड़बड़ी को लेकर लगातार नगर निगम मुख्यालय पे संविधान दिवस रखा जा रहा है। सर, इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? टैक्स को लेकर जो यहाँ पर लोगों की समस्या का समाधान किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, ये जो हमारा जीआईएस सर्वे 2018-17 में हुआ था, तो उसको लेके जो ऑब्जेक्शंस है उसको लेके नगर निगम लगातार अपने जोनल ऑफिस और हेड ऑफिस में एक ही रूफ के अंदर सारे जोन्स को बुला के जो किसी की भी कोई समस्या है या ऑब्जेक्शन है उसको लेके ऑन द स्पॉट जो है उसको निस्तारण कर रहा है। आज जो है जो हमारे पास जो आई है 233 कंप्लेंट्स अभी तक आ चुकी है, जो सारी निस्तारण भी कर दी है। और इसमें जो है टैक्स जहाँ रिवाइज होना था रिवाइज, जहाँ सेम था सेम, तो वो करते हुए हमने किया है। 2 तरह की मुख्यतः है, एक ARB को चैलेंज किया जाता है, या दूसरा जो IDs मल्टीपल बन गई है। तो दोनों तरह के निस्तारण हमारी जो टीम्स हैं अलग अलग जोन्स की, उन्होंने किया है। कितने दिन तक ये और चलेगा ये समाधान? इसको रेगुलर चलाएंगे। हमारा ये प्लान है कि हम लोग 6 से 7 मंथ में जितना डेटा है उसको हम स्टेबलाइज और फ्रीज कर दें, डेटा करेक्शन कर लें। अभी तक कितने समाधान कर दिया गया? आज कितने? आज 233 अभी तक हुआ है, अभी भी चल रहा है। अभी तक का 237 लोगों का समाधान कर दिया गया। आगे भी जितनी समस्या आती रहेंगी उनका समाधान कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ निहाल पांडे, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। लखनऊ में फन रिपब्लिक मॉल 24 मई से 26 मई तक मैंगो फेस्टिवल का आयोजन करता है, जिसमें ग्राहकों को आनंद लेने और खरीदने के लिए 30 प्रकार के आम पेश किए जाते हैं, जिसमें बंगनपली, अल्फांसो, तोतापुरी, सिंदूरा, मल्लिका, रामकला, लंगड़ा, चौसा, थुरु, सफ़ेदा, केसरी, दशहरी आदि शामिल हैं, जिन्हें ग्राहक बालिक सब खरीद सकते हैं। मेरा नाम प्रीति है और फन रिपब्लिक मॉल में मैं मार्केटिंग देखती हूँ। मैंगो फेस्ट का इवेंट जो है ये फर्स्ट टाइम हम फन रिपब्लिक मॉल में कोई ऐसा इवेंट कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अभी जैसे मैंगो सीज़न जस्ट स्टार्ट ही हुआ है, तो हमने ये पहला इनिशिएटिव लिया है कि हमने एक साथ 30+ वैरायटीज़ ऑफ मैंगो को अपने मॉल में लगाया है हमारे कस्टमर के लिए, क्योंकि फन रिपब्लिक मॉल जो है ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट मॉल है लखनऊ का। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हमारे जो लखनऊ के लोग हैं उनको कुछ यूनिक चीज़ें और बिना किसी तकलीफ़ के एक जगह पे मिल जाए। तो फ़न मॉल में क्या है कि आप आराम से कन्वीनियंट माहौल है आपका, आप एसी के नीचे 30+ मैंगो आपको मिल रहे हैं और वो भी डिस्काउंट रेट में मिल रहे हैं। मार्केट में जो मैंगो आपका 100 रुपीज़, 120, 150 रुपीज़ है, वो यहाँ पे 80 रुपये, 90 रुपये में आपको मिल रहा है। अच्छा डिस्काउंट है। उसके साथ साथ जो जितने भी हमारे कस्टमर्स ये 3 दिन मॉल विज़िट करेंगे 24, 25, 26 तारीख को, तो उनको 12 रुपये kg तरबूज भी मिल रहा है। ये एक एक्स्ट्रा ऑफर
ऑफ़र है मैंगो फेस्ट के साथ, तो ये एक बेनिफिट है। प्लस 24, 25, 26 मैंगो फेस्ट है, 25 को किड्स का फैंसी ड्रेस कंपटीशन है, 26 को वुमेन का कुकिंग कंपटीशन है। तो ये कंप्लीट इंटरटेनमेंट पैकेज जो है, तो जो हमारा नाम है फन रिपब्लिक मॉल, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम अपने कस्टमर को अलग अलग तरीके का इंटरटेनमेंट और फ़न उनको दे, ताकि फैमिली जो है कंप्लीट फैमिली इंटरटेनमेंट पैकेज यहाँ पर उनको मिले। और फन रिपब्लिक मॉल हार्ट ऑफ लखनऊ है और हम हमेशा प्रयास करेंगे कि हम लोगों के दिल में बसे रहे। हाय नमस्कार, मेरा नाम सचिन खटवानी है, मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। एंड आप मेरे को जानते होंगे मास्टर शेफ़ इंडिया सीज़न 7 के टॉप 7 फाइनलिस्ट में से। एंड आज मैं आया हूँ फन रिपब्लिक मॉल में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना अच्छा डेकोरेशन है। एंड आज का जो स्पेशल हमारा इवेंट है वो मैंगो बेस्ड है। हमने यूपी से प्लस यूपी के बाहर से जहाँ जहाँ भी मैंगोज़ की वैरायटी, अलग अलग मैंगो की वैरायटी हमने यहाँ पे मंगाई है, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में। जो आपको मार्केट में एक्सपेंसिव मिलेगी, वहाँ पे हमारे पास फ्रेश मैंगोज़ हैं, वो भी काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे। तो जो भी लोग ये देख रहे हैं, मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ यहाँ पर आएँ। एंड कल हमारा 25 को एक किड्स फैंसी ड्रेस कंपटीशन भी है। एंड 26 को हमारा यहाँ पे एक कुकिंग कंपटीशन भी है, जहाँ पे आप आ सकते हैं। अगर आपको भी खाना बनाने का शौक़ है मेरी तरह, तो प्लीज़ यहाँ पर आइए। काफ़ी अच्छा कुकिंग कंपटीशन होने वाला है। एंड मैंगो की प्लस कुकिंग कंपटीशन तो है ही, प्लस उसके साथ आपको इतनी अच्छी मैंगो की वैराइटीज़ मिलेगी। एंड आई डोंट थिंक ये कंपटीशन डेली कहीं होता होगा। सो और अभी फ़िलहाल इतनी गर्मी है और मैंगो का सीज़न चल ही रहा है, तो आई थिंक इससे बढ़िया आपको मौका नहीं मिलेगा अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए। अब तक के लिए इतना ही, और खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।